हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोइंग, जो हमारा अगला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड। सोइंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन में। तो सो करने से पहले फार्मर गुड क्वालिटी के क्लीन एंड हेल्दी सीड्स देखता है जो कि उसको सो करने होते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद ही सो करता है। गंदे सीड्स फार्मर्स मोस्टली अवॉइड ही करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर वो सीड्स प्रेफर करेगा जो कि हाई यील्ड देंगे, ना कि वो जो कि लो यील्ड देते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स सो करने से हमें अच्छी क्वालिटी की वीट ही ऑब्टेन होती है, अच्छी क्वालिटी की क्रॉप ऑब्टेन होती है, जिससे कि अगर फार्मर को उसको सेल भी करना होता है तो मनी अच्छी आती है। Selection of seeds. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds starting to float on the top. I wonder why some of the seeds float on the water. तो वो कहती है कि एक दिन मैंने अपनी मम्मा को देखा कि वो कुछ ग्राम सीड्स को उन्होंने एक वेसल में डाला और कुछ पानी डाल दिया। तो कुछ मिनट के बाद मैंने देखा कि उसमें कुछ सीड्स जो हैं वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करने शुरू हो गए। वो कहती मैं तो डर गई कि वो क्यों ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। सो इट्स आंसर इज सीड्स इसलिए फ्लोट करना शुरू हो गए बिकॉज वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं थे। जो सीड्स अच्छी क्वालिटी की होती हैं वो हमेशा पानी के नीचे रहते हैं, और जो पानी के सरफेस पे फ्लोट करेंगे वो सीड्स कभी भी अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे। सो रिमेंबर दैट यू शुड ऑलवेज रिमूव दैट सीड्स। हमें उस सीड्स को रिमूव कर देना चाहिए ऊपर से, और सिर्फ वही सीड्स को रखना चाहिए जो कि उसके सरफेस पे नीचे बैठे हुए हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लो और उसको हाफ बीकर को पानी से भर लो, पानी डाल लो उसमें। पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टिर वेल। एक पूरा मतलब हाथ जैसे मुट्ठी भर के आप वीट सीड्स की उसमें डाल लो और उसको अच्छे से हिला दो। वेट फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए वेट करो। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। कि ऐसे कुछ सीड्स थे उसमें जो पानी की सरफेस में फ्लोट कर रहे थे। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। जो सिंक कर रहे थे सरफेस पे उससे वो लाइटर थे या हैवियर थे। Why would they be lighter? वो लाइटर क्यों थे? Damaged seeds become hollow and thus lighter. जो damaged seeds होते हैं ना वो hollow होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, जो कि उसके surface पे float कर देते हैं। Therefore they float on the water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. ये बहुत अच्छा मेथड है ताकि हमें पता चल जाता है कि कौन सी सीड्स डैमेज हैं और कौन से हमारे लिए अच्छे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, रिमूव द hollow seeds that floats on the surface of the water. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. सो करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट टास्क हमारे पास होता है कि सबसे पहले हम उस टूल्स के बारे में जानेंगे जो सोइंग के लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे कि हमने प्लोइंग के बारे में जाना था, ऐसे ही हम सोइंग के बारे में जानेंगे। ट्रेडिशनल टूल, सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। कि जो सीड्स जो है यूज़ किए जाते हैं सोइंग करने के लिए, ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, वो उस शेप उनकी फनल की तरह होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ऐसे फनल की तरह बने होते हैं, उनको ऐसे सॉइल में रख दिया जाता है। द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल। जो सीड्स हैं वो फनल में भर दिए जाते हैं। पास ड्रॉन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। जिनके आगे शार्प एंड्स होते हैं, तीखे तीखे एंड्स होते हैं, उनको सॉइल में सो कर दिया जाता है, मतलब उनको रख दिया जाता है और उनमें सीड्स भर दिए जाते हैं। दीज एंड पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, उनको सॉइल में धकेल दिया जाता है और फिर उसमें सीड्स डाले जाते हैं। लाइक आप देख रहे हो, ये कर रहे हैं ना, यहाँ पे शार्प एंड्स हैं और उसको सॉइल में रखा गया और आगे बुल्स हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है सो करने का। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। हमारे पास अगला टूल है वो है सीड ड्रिल। ये आप देख रहे हो, ये सीड ड्रिल होता है। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. आजकल जो है ट्रेडिशनल टाइम्स में था वो ट्रेडिशनल मेथड हमने देखा कि
फनल की हेल्प से ऐसे किया जाता है। बट आजकल जो मॉडर्न टाइम है उसमें हम ट्रैक्टर की हेल्प से सीड ड्रिल लगा के सो करते हैं। दिस सो द सॉइल्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है, सीड्स जो है यूनिफॉर्मली मतलब पूरे प्रॉपर एक डिस्टेंस पर और इक्वली, मतलब कोई ऐसे नहीं है कि एक जगह पे ज़्यादा हो गया एक जगह पे कम हो गया, ऐसे नहीं है, हर प्रॉपर इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं प्रॉपर डेप्थ पर। इट इंश्योर्स द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। उसके बाद जब हम सोइंग कर लेते हैं, सीड्स को सो कर देते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना कि हम उसको सॉइल के साथ वापस फिर से हमें उसको कवर करना है, उसको वैसे नहीं छोड़ना, हमें उसको फिर से कवर कर देना है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो ये क्या होता है, इससे हमारे सीड्स जो हैं, जैसे कई बर्ड्स उड़ के आते हैं और खा जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि बर्ड्स ईट नहीं कर पाएंगे हमारे सीड्स को। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सेम की सोइंग जब हम सीड ड्रिल से सो करेंगे तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा, लेबर भी सेव होगी। तो देयर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल। I found that little plants were kept in a small bags. Why are they kept like this? तो वो लड़का कह रहा है कि हमारे घर के पास एक नर्सरी है स्कूल के पास। I found that little plants जो है, छोटे छोटे प्लांट्स जो है, एक स्मॉल बैग में रखे गए हैं। ऐसा क्यों? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. वो कहते हैं कि जो सीड्स होते हैं ना कुछ प्लांट्स के, जैसे पैडी हो गया, वो पहले नर्सरी में ग्रो कर लिए जाते हैं। When they grow into seedlings, जब वो seedlings मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं, they are transplanted to the field manually. फिर उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड टू फील्ड। ट्रांसप्लांट मतलब उनको वैसे ही नीचे से उखाड़ कर विद रूट्स, तो उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. कुछ जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो भी ऐसी नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. Yes, कि जो appropriate distance है मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए कि अगर एक सीड 1 मीटर के बाद रखा गया तो अगला सीड भी 1 मीटर के बाद ही होना चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह पे 10 सीड इकट्ठे आ रहे हैं फिर अगली जगह पे 5 सीड इकट्ठे आ रहे हैं, ऐसी ओवरक्राउडिंग हो जाती है जिसके कारण कि जो वो अच्छे से फिर ग्रो नहीं कर पाते। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर हम प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर उनको ग्रो करेंगे तो इससे क्या होगा कि सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी उनको जितनी उनको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, प्रॉपर वाटर प्रोवाइड होगा सॉइल में। एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। एक टाइम पर कुछ प्लांट्स को रिमूव भी किया जा सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि ओवरक्राउडिंग ना हो, अगर हमें पता है कि बहुत सारे सीड्स इकट्ठे मतलब सो हो गए हैं तो हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं ताकि दूसरे सीड्स इफेक्ट ना हो उसकी वजह से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड आपको समझ आ रहा होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र 1.5 हमारा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सॉइल में ऐड किए जाते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, की प्लांट्स अच्छे से ग्रो करें हेल्दीली, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स 2 न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगेन ही सेड आई सो अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। वो कहता है कि मैंने एक हेल्दी क्रॉप देखी है जो फार्म में ग्रो हो रही है। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, बट जो नेबरिंग फार्म है वहाँ पे प्लांट्स थोड़े वीक हैं। Why do some plants grow better than others? क्यों ऐसे होता है कि कुछ प्लांट्स अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स अच्छा ग्रो नहीं कर पाते? वो कहते हैं ऐसा क्यों? सो हम इसको आगे पढ़ेंगे। सॉइल सप्लाईज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल है वो सप्लाई करती है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप को, है ना। आपको पता है कि जैसे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स भी न्यूट्रिएंट्स ही हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
In certain areas, farmer grow crop after crop in the same field. कुछ सर्टेन एरियाज में होता है कि फार्मर जो है क्रॉप के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद क्रॉप ग्रो करता रहता है, वो भी सेम फील्ड पे, रुकता नहीं है. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो. तो फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड रहने नहीं देता, मतलब खाली उसको रहने नहीं देता. इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स. अब आप इमेजिन करो कि फिर न्यूट्रिएंट्स का क्या बनेगा. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. अगर हम continuously crops को cultivate करते रहेंगे, उसको कुछ देर के लिए भी uncultivated नहीं छोड़ेंगे, तो इससे हमारी crop पे इफेक्ट पड़ेगा. हमारी soil जो है ये पुअर होनी शुरू हो जाएगी, उसमें nutrients कम हो जाएंगे, वो फिर बात नहीं बनेगी. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इसलिए जो farmers हैं वो अपने फील्ड में मैन्योर्स ऐड करते हैं ताकि उनकी सॉइल जो है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स दोबारा से आ जाए. कुछ जैसे फार्मर्स मैंने आपको बताया नहीं रुकते हैं ना, तो उसके लिए वो मैन्योर्स ऐड करते हैं कि मैन्योर एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इस प्रोसेस को क्या करते हैं, मैन्योरिंग. नाउ सी, इसमें मैन्योरिंग की डेफिनेशन भी हमें दी गई है कि हम ये पूरा लिखेंगे कंटिन्यूस से, और इसमें 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स. लाइक उन्होंने इसमें क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम कंटिन्यूसली कल्टीवेट करते रहेंगे तो क्रॉप्स को क्या होगा. एक तो ये क्वेश्चन कवर हो रहा है, एंड सेकेंडली मैन्योरिंग, डिफाइन मैन्योरिंग आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो वो कवर हो रहा है. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट. अगर इनप्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर्स प्रोवाइड करेंगे हम सॉइल में, तो उसका रिजल्ट यही होगा कि प्लांट्स हमारे पास वीक होंगे, अच्छे प्लांट्स नहीं होंगे. तो हमारे पास इसका आंसर भी मिल गया जो इस लड़के ने हमसे पूछा था कि कुछ प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ नहीं. इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यही है कि जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते सॉइल को तो प्लांट्स पे इफेक्ट पड़ता है. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. जो मैन्योर है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट की डीकम्पोजिशन से मिलता है, कि जब वो मर जाते हैं उनको बरीड कर दिया जाता है, तो उससे हमारे पास मैन्योर ऑब्टेन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट से, जो कि सबसे हेल्पफुल और यूजफुल हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट है, सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट विदाउट एनी केमिकल. फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलो इट टू डीकम्पोज. जो फार्मर्स हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट को ना एक ओपन प्लेस पर रख देते हैं ताकि वो डीकम्पोज हो जाए अच्छे से. एंड द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और डीकम्पोजिशन कैसी होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको खा जाते हैं धीरे धीरे और वो डीकम्पोज हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होते हैं सॉइल में. द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. फिर वो जो डीकम्पोज्ड मैटर जो है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है. You have already learned about vermicomposting in class 6. आपने vermicompost के बारे में पढ़ा है क्लास 6 में. So here we are given activity 1.2. तो हमें उन्होंने बताया है कि take मूंग दाल और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम. हमें मूंग या ग्राम की सीड्स को लेने हैं और उनको जर्मिनेट करना है. Select 3 equal sized seedlings. 3 इक्वल साइज के हम सीडलिंग्स को सिलेक्ट करेंगे. टेक 3 empty glasses and similar vessels. वेसल्स लेने हैं या ग्लास ले लो, बिल्कुल पर सिमिलर होने चाहिए. मार्क देम एज A, B and C लाइक दिस. A, B and C मार्क कर दो उनको. टू ग्लास A, हम ग्लास A में ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल काउ डंग मैन्योर. हम थोड़ी सी सॉइल के साथ काउ डंग ऐड करेंगे, जैसे जो काउस का वेस्ट होता है वो. एंड ग्लास बी में पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल यूरिया. और ग्लास बी में भी हम उतनी सॉइल के साथ लिटिल यूरिया ऐड करेंगे. टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी. ग्लास सी में भी उतनी सॉइल लेंगे विदाउट एडिंग एनीथिंग, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. और जो हमने वो सीड्स लिए थे मूंग और ग्राम के, हम उसमें डाल देंगे इक्वल पानी के साथ. इक्वल पानी, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हम तीनों ग्लासेस को देंगे और फिर हम सीडलिंग्स को उसमें सॉ कर देंगे. कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम इजीली डेली. उनको एक सेफ प्लेस पर रखेंगे और उनको डेली वाटर करना है. हमें आफ्टर 10 to 7 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ. हम उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे.
तो हम यहाँ पे ही देख पा रहे हैं कि जो बी क्लास में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। आप भी ट्राई करना अपने घर पे, ये एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इससे आपको पता लगेगा कि प्लांट्स किससे अच्छे ग्रो करते हैं और किसमें नहीं अच्छा ग्रो करता। तो यू विल गेट योर आंसर। नाउ, डिड प्लांट्स इन ऑल क्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? Which class showed better growth of plants? In which class was the growth faster? उन्होंने ही पूछा है कि किस प्लांट में ग्रो अच्छी होती है ग्रोथ और किस प्लांट में, किस क्लास में ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो ये आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक केमिकल होता है जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स में रिच किए होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स, जो कि मैन्योर से बहुत डिफरेंट होते हैं। उन्हें हमारा क्वेश्चन है कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स, कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। हमें पता है कि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जबकि मैन्योर जो है वो हमारे घरों में बनता है काउ डंग से। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, जो हमने सेकेंड क्लास में डाला था वो हमने यूरिया डाला था, जो कि फर्टिलाइज़र है और उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, NPK दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो ये कुछ हमारे पास फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल्स हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर्स की हेल्प से क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो बेटर यील्ड कर पाते हैं क्रॉप्स की, बेटर ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि वीट होगी, पैडी होगी, मेज होगी। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। बट अगर हम फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ कर लेंगे, तो इससे हमारी सॉइल ही इफ़ेक्ट करेगी और लेस फर्टिलाइज हो जाएगी। उसमें वो बात नहीं बनेगी, न्यूट्रिएंट्स कम होने शुरू हो जाएंगे बिकॉज केमिकल्स हैं। और आपको पता है जो केमिकल्स होते हैं वो अगर उसके हमारे पास यूजेस होते हैं तो मिस यूजेस भी होते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये वाटर पोल्यूशन का सोर्स भी होता है, इससे वाटर पोल्यूट होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in better to crops. वो कहते हैं तो हम अपनी सॉइल को बेटर रखने के लिए हमें फर्टिलाइज़र के साथ मैन्योर भी ऐड करना चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है हमारे पास, केमिकल्स नहीं होते उसमें, और इसको अनकल्टिवेट भी रखना चाहिए कुछ टाइम के लिए ताकि हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वैसे ही बने रहें, लॉस ना हो कोई भी हमें। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। हम मैन्योर यूज़ करके सॉइल का टेक्सचर हमारा मेंटेन हो जाता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ताकि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मीन कि उसमें वाटर अच्छे से अब्जॉर्ब हो पाता है। फिर इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इससे जो है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और अच्छे से रिप्लेनिश हो जाते हैं, सॉइल हमारी जो न्यूट्रिएंट रिच बन जाती है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. हमारे पास एक और मेथड भी है जिससे हम अपनी सॉइल को रिप्लेनिश करके रख सकते हैं, दैट इज क्रॉप रोटेशन। दिस इज द अनदर मेथड। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। ये होती है कि हम डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली ग्रो कर सकते हैं। मीन दैट earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. कि जो earlier times में होते थे, जो northern India वाले लोग होते थे, वो legumes as fodder in one season and wheat in the next season। मतलब कि एक सीजन में वो एक क्रॉप ग्रो करते थे, अगले सीजन में वो फिर डिफरेंट क्रॉप ग्रो कर लेते थे, जिससे उसमें न्यूट्रिएंट्स जो थे मेंटेन रहते थे। This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. फार्मर आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। फार्मर भी इससे बहुत इंकरेज हुए थे, उनको भी बहुत इंकरेजमेंट मिली थी टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, ये जो क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करने से। इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेगुमियस प्लांट्स। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में, कि जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में, आपने ये पढ़ा होगा। दे फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स रखता है
फिक्स करके रखता है सॉइल में उसको अच्छे से, ताकि न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये हमारे पास एक डिफरेंस है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। एंड मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। और जो मैन्योर है ये नेचुरल सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक भी है, जो कि हमें डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज से मिलता है। मैन्योर ज़्यादा यूजफुल है देन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनता है। एंड मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ये हमारा फील्ड्स में बनता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता सॉइल में, बट जो मैन्योर है ये प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये हमारे सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। जो फर्टिलाइजर जो है इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया। बट जो मैन्योर है इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होता है, इसमें ज़्यादातर नेचुरल सब्सटेंसेस होती है। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो इस टेबल से हमें फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बारे में फ़र्क पता लग गया कि उन दोनों में फ़र्क क्या है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर की एडवांटेजेस क्या हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उसको बेटर कंसिडर किया जाता है फर्टिलाइजर से, ये इसलिए इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हांस करके रखता है, बना के रखता है। इससे क्या होता है, अगर हम मैन्योर ऐड करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वाटर ज़्यादा लॉस नहीं होता, सॉइल जो है अपने अंदर वाटर स्टोर करके रख लेती है, ताकि वो जब उसको चाहिए हो तो वो यूज़ कर लेती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजिली, ये सॉइल को पोरस बना देती है। पोरस इन द सेंस उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गैसेज हैं वो ईजिली एक्सचेंज हो पाती है ना, कि जो एटमॉस्फेयर से हमारी गैसेज होती हैं वो ईजिली रूट के अंदर जाती है और वो ईजिली ब्रीथ कर पाती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इससे क्या होता है, फ्रेंडली माइक्रोब्स भी इंक्रीज होते हैं। जो फार्मर के फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया ऊपर, जो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, उससे वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहते हैं हमारे सॉइल में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करके रखती है, हमें पता है। इससे क्या होता है, हमारा सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव रहता है। सो आई होप कि जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू गाइज।